तो सत्ता में अब बात जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के उस आंदोलन की जिसे शायद अब आंदोलन कहना सही भी नहीं है। पहलवानों का यह आंदोलन अब वो कथित आंदोलन है जिसका अपहरण हो गया है, जिसका मूल मकसद खत्म हो चुका है, जिसकी मूल मांग बिखर चुकी है, जहां से गंदे और वाहियात नारे लगाए जा रहे हैं और ये तेजी से गुंडागर्दी और अराजकता का अखाड़ा बनने की ओर बढ़ चुका है। कथित आंदोलन स्थल जंतर मंतर से आज वो तस्वीर आई। उन्होंने आज फिर से शाहीन बाग और सिंघू बॉर्डर की उन तस्वीरों की याद दिला दी जहां कानून तोड़ा जाता था, जहां पुलिस के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती थी, जहां बैरिकेड तोड़े जाते थे और कानून की सत्ता को चुनौती दी जाती थी। वैसा ही अब जंतर मंतर पर भी हो रहा है। आज जंतर मंतर पर जो हुआ उससे अराजकतावादी बहुत खुश हो रहे होंगे, उनका मन गार्डन गार्डन हो रहा होगा और वो मन ही मन गुनगुना रहे होंगे कि बहारो फूल बरसाओ, नया आंदोलन आया है। क्योंकि जिस तरह आज आरक्षक जो वादी हैं उन लोगों ने जंतर मंतर पर एंट्री की, उससे यही दिख रहा है कि अब वो लंबे समय तक यहां अपना तंबू लगाएंगे, सरकार को चुनाव में देख लेने की धमकी देंगे। यानी अगले 1 साल के लिए ऐसे लोगों को धरने वाला काम मिल गया है। धरना देने वालों के नए बैच के जंतर मंतर पर पहुंचने से सब्सक्राइबर प्रेमी यूट्यूबर्स का झुंड भी अब जंतर मंतर पर सुबह शाम हाजिरी लगा रहा है और इन पहलवानों के कंधे पर माइक रखकर अपना एजेंडा चला रहा है। भले ही पहलवानों को न्याय मिले ना मिले, इनका राजनीतिक एजेंडा अब रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ेगा। वैसे भी आज जिस तरीके से अराजकतावादियों ने पुलिस के बैरिकेड तोड़े, अपशब्द वाले नारे लगाए, उससे यह तो क्लियर है कि अगर अराजकता वाला कोई ओलंपिक होता, कानून तोड़ने का कोई एशियन गेम्स होता या फिर गंदे और वाहियात नारों की कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप होती तो इसमें इन्हें गोल्ड मेडल जरूर मिलता। ये इसलिए भी गोल्ड मेडल लेकर आते क्योंकि अगर आयोजक इन्हें मेडल नहीं देता तो ये वहीं धरने पर बैठकर अपमानजनक नारे लगाने लगते। 23 अप्रैल को जब देश के कुछ पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर जंतर मंतर पहुंचे थे तो इनके साथ बड़ी संख्या में लोगों की सहानुभूति थी। लोग चाहते थे कि इन्हें न्याय मिले। हम खुद इस बात की हिमायत करते हैं कि पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी मांगों पर गौर करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब पहलवानों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए शुरू हुए आंदोलन में एक एक करके अराजकतावादी समूहों का प्रवेश हो चुका है और जो आंदोलन खिलाड़ियों की मांग को लेकर होना चाहिए, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक और अपशब्दों से भरे नारे लगाए जा रहे हैं। इसलिए हमने आज ये तय किया कि अपने न्यूज मित्रों को वो 3 सबूत दिखाएंगे जिससे वो ये बात समझ पाए कि कैसे जो पहलवान कल तक फ्रंट में थे आज वो बैकग्राउंड में चले गए हैं और मंच पर नरेंद्र मोदी के विरोधियों का कब्जा हो गया है। अब आपको पहलवानों के आंदोलन को हाईजैक कराने वाले अराजकतावादियों के प्रवेश का सबूत नंबर 1 दिखा देते हैं। पहलवानों की मांग ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की है। कोर्ट के आदेश पर FIR हो चुकी है। इसमें PM मोदी का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं बनता है, लेकिन कथित आंदोलनकारी नारे लगा रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी नारे लगाए जा रहे हैं। एक बार आप पहले उन नारों को सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लग रहे हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लग रहे हैं। तो इस आंदोलन में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लग रहे हैं। सोचिए, इस आंदोलन की मांग से योगी आदित्यनाथ का क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इससे तो साफ साफ यही लग रहा है कि इन आंदोलन जीवियों को पहलवानों से कोई मतलब नहीं है। ये तो बस 2024 का एजेंडा लेकर आए हैं। अब बात पहलवानों के आंदोलन की हाईजैकिंग के दूसरे सबूत की। कथित किसानों के गुट ने आज जंतर मंतर में एंट्री के लिए पुलिस के बैरिकेड को भी तोड़ दिया। पुलिस ने इन बेकाबू प्रदर्शनकारियों को रोकने की भी कोशिश नहीं की क्योंकि उनके इरादे खतरनाक लग रहे थे
और वो ये तय करके आए थे कि वो कानून तोड़ेंगे। अगर ऐसे में पुलिस ज्यादा सख्ती करती तो हालात खराब हो सकते थे। हैरान करने वाली बात यह है कि एक प्रदर्शनकारी ने तो टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर यह भी माना कि वो लोग बैरिकेड तोड़कर जंतर मंतर में एंट्री की प्लानिंग के साथ आए थे। क्या आप लोग सोच रहे थे कि बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ेंगे? हाँ, यहाँ आगे बढ़ेंगे। हाँ गिराकर? हाँ जी, ये प्लान किया था? हाँ प्लान के है। सब लोगों ने यही सोचा था कि बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ेंगे? हाँ, भी आगे बढ़ेंगे, उस मर्जी हो जाए। आए कैसे हैं आप लोग? ट्रैक्टर ट्रॉली कैसे आए? ट्रेन में आए, ट्रेन में। ट्रेन से आए? कौन सी ट्रेन से आए? जम्मू कश्मीर आए में। हाँ? जम्मू तवी में। जम्मू तवी से आए? हाँ जी। अब पहलवानों के आंदोलन के हाईजैकिंग का तीसरा सबूत भी देख लीजिए। पहलवानों को आंदोलन में राकेश टिकैत, शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक, कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा सहित कई नेता अपनी वहां पर अटेंडेंस लगा चुके हैं। इनका बहुत गर्मजोशी से वेलकम हुआ है। इन्हें भाषण देने के लिए मंच भी दिया गया है। कम से कम इन तस्वीरों को देखकर तो ये कोई नहीं कह सकता कि यह पहलवानों का मंच था। नेताओं का तो इन्हें गले लगाकर वेलकम किया ही, लेकिन जब पीटी उषा वहां पहुंची तो उनके खिलाफ नारे लगाए गए, अपशब्द कहे गए और धक्का मुक्की हुई। इस सब पर पहलवान बजरंग पुनिया ने खेद तो नहीं जताया, लेकिन बैरिकेड तोड़ने वाले आंदोलन जीवियों को थैंक यू जरूर कह रहे हैं। अभी भले ही बजरंग पुनिया ऐसे लोगों को थैंक यू बोले, लेकिन सच यही है कि यहां जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की घुसपैठ हो चुकी है जो शाहीन बाग से लेकर सिंघू बॉर्डर तक धरना स्थल के किरदार थे। भले ही उनका कुछ दाव लगा हो या ना लगा हो, लेकिन वो धरना स्थल से तब तक नहीं हटते जब तक उनके डायरेक्टर उन्हें हटने का निर्देश नहीं देते हैं। ऐसे कई लोग जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। शाहीन बाग में धरना देने वाले कुछ ऐसे ही चेहरे जंतर मंतर में भी बैनर पोस्टर लेकर नारे लगा रहे हैं। ये महिलाएं जमात इस्लामी से ताल्लुक रखती हैं। शाहीन बाग में भी जमात इस्लामी की ये महिलाएं शुरुआत से लेकर आखिर तक धरने पर बैठी रही थी और अब यहां भी धरना देने वालों का ये मॉडल एक्टिवेट हो चुका है। इस तरह धरना देने वालों को आप माइक्रो प्रोटेस्टर भी कह सकते हैं, जो माइक्रो लेवल पर धरने में पार्टिसिपेट करते हैं और धीरे धीरे उसे हाईजैक कर लेते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि शाहीन बाग जैसा बनाने की कोशिश है और इसीलिए आप लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से बहुत एक्टिवली वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, उस जो नैरेटिव बना रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज? नहीं, ये सब चीज़ होते रहते हैं हमारा मुल्क में, लेकिन नरेटिव करने वाला का काम यही है, नरेटिव बनना उनके फेवर। एक बात ये भी है कि शाहीन बाग कोई ऐसी बदनाम चीज़ तो नहीं है ना भैया। वहाँ भी देखिए आप क्या हुआ था, वो सब बातें आपके सामने हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ही था, बहुत सारे सेकुलर लोग भी वहाँ मौजूद थे। और यहाँ जाकर किसी पर जब जुल्म हो रहा है और हम जाकर उसका सपोर्ट करते हैं तो उसको ले जाकर शाहीन बाग से जोड़कर उसको देखना और इस तरह की बातें बनाना। हमने जो किसान आंदोलन हमारा जहाँ दिल्ली में चला है, तब से हमने देखा है बड़ी तादाद में किसान अब एक साथ जुड़ गए हैं। किसानों को पता चल गया है कि सरकार जो हमारे खिलाफ चल रही है, कोऑपरेट कराने को आगे ला रही है। इसलिए हम जो आज की रणनीति है, पहले की तरह हमारी रणनीति पूरी दृढ़ है। हम अपनी पूरी शक्ति के साथ आए हैं। हमारी संख्या उतनी है, उससे ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। और हम आज हमारी बेटियों की इज्जत के लिए आए हैं। जंतर मंतर की तरफ किसान कूच कर रहे हैं, क्या ये जो पूरा है किसान आंदोलन की तरह बनता चला जाएगा जंतर मंतर, या किसान यहाँ पे जिस तरह से पहुँचेंगे? बड़ी तादाद में किसान पहुंचे हुए हैं। 2 दिन से किसान जहां पहुंच रहे हैं। शायद पहलवानों को भी ये समझ में आने लगा है कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए वो बैरिकेडिंग तोड़ने से लेकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारों से खुद को अलग करने में लग गए हैं। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ऐसे लोगों से दूरी बना रहे हैं। पहलवानों का क्या दावा है, उनका पक्ष भी आना जरूरी है, इसलिए उनकी बातों को भी सुन लीजिए। इतना आप छोटी छोटी चीज को बढ़ा चढ़ा के मत दिखाओ। कोई बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी गई थी, इतने लोग थे साथ में। एक एक जन को अगर पुलिस निकालेगी तो पब्लिक को मतलब ये एक होता है ना कि पेशेंस नहीं होता हमारे। इतने लोग आ रहे हैं तो पुलिस को भी थोड़ा सा रास्ता बड़ा करना चाहिए ना कि एक एक सिंगल आदमी को लाइन से निकाल के। तो विरोधी नारे लगे थे कि कब्र खुदी की ऐसे नारे लगाए गए, हमारे लोगों ने किसी ने नहीं लगाए जी। वो असामाजिक तत्व जो खराब करना चाहते हैं धरने को, वही लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं और हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। किसान आंदोलन और अन्य जो एक्टिविस्ट है उनके सहारे पे ये हाईजैक होने वाला आपका धरना जो। किसान कौन लोग हैं जी? हमारे तो बड़े बुजुर्ग थे,
हाईजैक करने का क्या मतलब है? वो अगर अपने बच्चों के न्याय के खिलाफ में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उसके साथ में अगर वो आ रहे हैं तो ये हाईजैक मत बोलो आप लोगों के थ्रू ही ये चीज़ें गलत पोर्ट्रे हो रही हैं। हमारे ही बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हीं के बच्चे हम हैं, उन्होंने जो संघर्ष किया था हम भी उस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। अभी हमारा भी एक संघर्ष चल रहा है, लड़कियों की एक लड़ाई है, तो इसको कोई अलग नाम देना, अलग रूप से दिखाना, अलग रास्ते पे लेके जाना, वो देश की लड़कियों के लिए सही नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो ये नारे लगा रहे हैं वो हमने बहुत बार अनाउंस भी किया है, बोला भी है कि वो अपनी स्पीच के खुद जिम्मेवार होंगे। हम यहाँ किसी के लिए नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से है, बृजभूषण से। हमारी किसी और से लड़ाई नहीं है, भारत की बेटियों के लिए लड़ाई है। तो अगर कोई ऐसे भड़काऊ भाषण या नारे देता है तो वो खुद जिम्मेवार होगा, क्योंकि हम आदमी के अंदर बैठ के देख नहीं सकते हैं कि वो किस तरीके का भाषण देने वाला है। इन सब के बीच पुलिस भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच कर रही है, लेकिन हर छोटी घटना की ब्रीफिंग देने में आगे रहने वाली दिल्ली पुलिस मीडिया को यह बताना उचित नहीं समझ रही कि जांच कहां तक पहुंची है। ना कोई बयान है, ना कोई ट्वीट है और ना ही कोई जानकारी है। पुलिस ने यह भी नहीं बताया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह से अब तक कितनी बार पूछताछ हुई भी है या नहीं। यानी कह सकते हैं कि इस मामले में पुलिस भी अब तक सुपर निष्क्रिय नजर आ रही है। कम से कम संवादहीनता तो है ही। वैसे ब्रजभूषण शरण सिंह बार बार ये दावा कर रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ एक भी सबूत हुआ तो वो सार्वजनिक सजा देने के लिए तैयार हैं। हालांकि उनके सार्वजनिक जीवन में भी कई दाग हैं, इसलिए जरूरी है कि उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर दिया जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी के कैसरगंज से बीजेपी के सांसद हैं। 1991 में पहली बार चुनाव जीतने के बाद से अब तक 6 बार सांसद रह चुके हैं। 2011 से भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। 2019 में तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं। वैसे ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार 12 साल से कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष तो हैं, लेकिन वो हैं विशुद्ध राजनेता। खिलाड़ी के तौर पर कुश्ती में उनका कोई खास योगदान तो नहीं रहा है, लेकिन वो खुद को मजबूत पहलवान मानते हैं। छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या के अखाड़ों में काफी एक्टिव रहे। जिस कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, उस इलाके में वो बाहुबली का दर्जा रखते हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े होने और विवादित ढांचा गिराने के मामले में जिन 40 लोगों को सबसे पहले आरोपी बनाया गया था, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह भी शामिल थे। ब्रजभूषण शरण सिंह टाडा के तहत जेल में बंद रह चुके हैं। उन पर दाऊद के शूटर की मदद का आरोप लगा था, लेकिन बाद में बाइज्जत बरी हो गए। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद ही एक इंटरव्यू में ऐसा दावा किया था कि उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या की। अब इस वक्त के जो हालात हैं और जिस तरह ये नया आंदोलन झूम के आया है, बेहतर यह होगा कि पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की तेजी से जांच करे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि भटके हुए आंदोलन से देश को काफी नुकसान होता है। पिछले 4 सालों में देश ने ऐसे ही 2 आंदोलन देखे हैं, जब सीए के विरोध में सैकड़ों लोगों ने शाहीन बाग के पास एक रास्ते को जाम कर दिया। दिल्ली में दंगा तक हुआ, लेकिन सीए का कानून वापस नहीं हुआ। इसी तरह बिना कृषि कानून के अमल में आए ही पश्चिमी यूपी और पंजाब के कुछ किसानों ने दिल्ली में एंट्री वाली 3 सड़कों को जाम कर दिया था। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। इसके कई हफ्ते बाद तक किसान सड़कों पर बैठे रहे। वैसे आपको बता दें कि इस तरीके के आंदोलन से देश का काफी नुकसान होता है। किसान आंदोलन के दौरान औद्योगिक संगठन सीआईआई के मुताबिक एक दिन में औसतन देश को 3,500 करोड़ का नुकसान हुआ। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक किसान आंदोलन से एक तिमाही में अर्थव्यवस्था को 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ। व्यापारियों के संगठन कैट के मुताबिक किसान आंदोलन से देश को 50,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। किसान आंदोलन से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में टोल टैक्स वसूली में 600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। किसान आंदोलन के कारण रास्ता जाम होने से माल भाड़ा 8 से 10% तक बढ़ गया। ये चंद आंकड़े मैंने इसलिए बताए जिससे आपको आंदोलन से होने वाले नुकसान का एक अंदाजा लग जाए। वैसे भी मैं ये क्लियर कर दूं कि जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में किसी बॉर्डर को जाम नहीं किया गया है, किसी सड़क को बंधक नहीं बनाया गया है, लेकिन बॉर्डर जाम करने वाले कुछ लोग इस आंदोलन में अब घुसपैठ कर चुके हैं। वैसे सत्याग्रह, अनशन और आंदोलन एक लोकतांत्रिक अधिकार है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हीं अहिंसक हथियारों और आंदोलनों से अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया था उन्होंने। इसी दौरान गांधी जी या उनके साथ के लोगों ने अंग्रेज तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे नहीं लगाए थे। पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश नहीं हुई थी। लाल किले से झंडा नहीं उतारा गया था, बल्कि गांधी जी उपवास और मौन धारण करते थे। ये उनकी ताकत थी।
लेकिन आज आंदोलनों का मतलब बदल गया है। आंदोलन के नाम पर देश तोड़ने तक की धमकी दी जाती है, कब्र खोदने की धमकी दी जाती है। वैसे पहलवानों से हम कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस को इस मामले में अपनी कार्रवाई में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ करनी चाहिए। इससे पहलवानों का भरोसा पुलिस पर बढ़ेगा। वैसे आंदोलन कब तक चलेगा ये तो इस पर कुछ पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग की अब पक्की व्यवस्था हो रही है। दिल्ली पुलिस जंतर मंतर में बैरिकेड्स की वेल्डिंग करा रही है। वैसे पुलिस अगर इतनी तत्परता जांच और न्याय दिलाने में दिखाती तो ये हालात नहीं बनते, लेकिन इस पक्की व्यवस्था से आंदोलनजीवियों की समस्या तो बढ़नी तय है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों को हाईकोर्ट जाकर अपनी बात कहने की आज़ादी दी है। देश में कानून है, अगर पहलवान वो कानून और प्रक्रिया के अनुरूप रास्ता चुने तो बेहतर होगा, क्योंकि पहलवानों के पास आगे बहुत बड़ा करियर है, वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिताएं हैं, वो आगे भी मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। आंदोलन जीवियों के पास कोई काम नहीं है, इनका काम ही है अलग अलग आंदोलनों में शामिल होकर अपना एजेंडा चलाना। इन आंदोलन जीवियों का क्या है, अभी ये लोग पहलवानों के साथ धरने पर बैठे रहेंगे, बाद में चुनाव लड़ लेंगे, जीत गए तो काम बन जाएगा, हार गए तो फिर से धरना करने की जगह ढूंढ लेंगे। इनका ये फुल टाइम काम है। शायद आंदोलन जीवी सुबह उठते ही अखबार में ढूंढते हैं कि कहाँ आंदोलन चल रहा है, कहाँ धरना देना है। हो सकता है आंदोलन के लिए इनकी शिफ्ट भी लगती हो, धरने वाली जगहों पर ट्रांसफर पोस्टिंग होती हो, तो जो इनके झांसे से हमको बचना चाहिए, और नहीं तो न्याय तो दूर की बात है, जो सम्मान मिल रहा है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। और सत्ता में अगली खबर अभिव्यक्ति की आज़ादी के चैंपियंस को शर्मिंदा कर देगी। ये खबर है द केरला स्टोरी की, जिस पर विवाद की आग से अब बड़ी बड़ी राजनीतिक लपटें उठ रही हैं। द केरला स्टोरी पर ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल में बैन लगा दिया है, यानी पहले तमिलनाडु में बैन लगा और फिर पश्चिम बंगाल में बैन लगा दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि बंगाल के थिएटरों से इस फिल्म को हटाया जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए इस फिल्म पर बैन लगाना जरूरी है। अब सवाल है कि इस देश में कोई फिल्म चले या ना चले, उसे किस रूप में दिखाया जाए, इसका फैसला कौन करेगा? अब तक तो सेंसर बोर्ड इसका फैसला लेता है, और अगर किसी की भावनाएं ज्यादा आहत होती हैं तो फिर कोर्ट का दरवाजा हमेशा खुला रहता है और कोर्ट के फैसले के आधार पर फिल्म को रिलीज किया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री खुद फिल्म रिव्यूअर और स्वयंभू सेंसर बोर्ड बनकर फिल्म को बैन कर दें, ये शक्ति के इस्तेमाल का नेक्स्ट लेवल है। सिर्फ डर दिखाकर किसी फिल्म को राज्य में कैसे बैन किया जा सकता है, वो भी तब जब पहले ही हाईकोर्ट ने फिल्म को बैन करने से मना कर दिया है। इस फिल्म पर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर किसी भी तरीके का बैन नहीं लगाया। जिस तरीके से पहले तमिलनाडु और अब पश्चिम बंगाल की सरकार ने द केरला स्टोरी को बैन किया है, उससे एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। आगे अलग अलग मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक गणनाओं के हिसाब से इस फिल्म को बैन कर सकते हैं। फिल्म पास करने के लिए सेंसर बोर्ड के बजाय मुख्यमंत्रियों को भेजने का ट्रेंड शुरू हो सकता है। इसका अगला लेवल यह कि भविष्य में डायरेक्टर सबसे पहले फिल्मों के स्टोरी आइडिया मुख्यमंत्री से ही पास करवाने लगेंगे। हो सकता है कि तमाम राज्यों के सीएम फिल्म की शूटिंग पर भी जाने लगे और वो इस दौरान निर्देशक को बताएं कि कौन सा सीन कैसे डायरेक्ट करना है। कई मुख्यमंत्री तो ऐसा करते करते एक्टिंग में भी करियर चमका सकते हैं। वैसे इस सब के बाद संभव है कि फिल्म के पोस्टर पर मुख्यमंत्रियों द्वारा मान्यता प्राप्त फिल्म की मोहर भी लगाई जाने लगे। फिल्म की शुरुआत में जहां अभी आप सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट देखते हैं, वहां आने वाले दिनों में सर्टिफाइड बाय सीएम यानी मुख्यमंत्री द्वारा मान्यता प्राप्त लिखा हो। फिल्म बनाने की पूरी प्रक्रिया ही मुख्यमंत्री ऑफिस की निगरानी में होने लगे। खैर ये सब आशंकाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ममता बनर्जी ने सिनेमा, क्रिएटिविटी और फिल्मों में अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने का एक बड़ा प्रतिमान सेट कर दिया है। किसी फिल्म को इस तरह एक राज्य में ठिकाने लगाने का प्रोग्राम बहुत खतरनाक है, लेकिन इस पर अभिव्यक्ति की आज़ादी के चैंपियन पता नहीं कहां सो गए। क्या केरल स्टोरी उनके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का मामला नहीं है? जब सीएम ही फिल्मों पर बैन लगाने का फैसला लेंगे तो सेंसर बोर्ड की जरूरत क्या है? इस मामले में बैन प्रेमी लोगों के लिए केरल हाईकोर्ट ने पिछले दिनों क्या कहा था, वो भी जानना चाहिए। जज ने केरल स्टोरी पर बैन की मांग करने वाले याचिकाकर्ता से पूछा, फिल्म में ऐसा क्या है जो इस्लाम के खिलाफ है? इसमें तो किसी धर्म के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, बल्कि केवल ISIS नामक आतंकी संगठन के खिलाफ बात है। इसमें क्या गलत है? सिर्फ फिल्म दिखाए जाने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी पूछा कि किसी फिल्म पर इस आधार पर बैन नहीं हो सकता कि किसी धर्म गुरु को बैड लाइट में दिखाया जाए। हिंदी और मलयालम में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिन्होंने अन्य धर्मगुरुओं को विलेन के रूप में दिखाया है, तब किसी की भावना कैसे आहत नहीं हुई?
अभिव्यक्ति की आजादी से इतर बीजेपी को ममता बनर्जी ने हमले के लिए एक अच्छा खासा हथियार दे दिया है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए पूछा कि ममता बनर्जी सच को कब तक नकारेंगी। आपको अपनी वोट बैंक की राजनीति से बाहर आना चाहिए और मैं अपने कांग्रेस और कम्युनिस्ट मित्रों से कहना चाहता हूं, सच्चाई को ना आप कोर्ट जाकर रोक पाएंगे, ना आप इस फिल्म को झूठ बताकर रोक पाएंगे। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि जिन बेटियों के साथ आज तक हुआ उनमें से कुछ ने हिम्मत करके आगे आकर अपनी स्टोरी को बताया, जिसको फिल्म के माध्यम से दिखाया गया, और इसको देखना चाहिए भारत के लोगों को। अब इस खबर में आज नजरिया 9 नहीं बल्कि सवालों पर गौर करना चाहिए। क्या अब मुख्यमंत्रियों से फिल्में पास करवाई जाएंगी? क्या फिल्म सर्टिफिकेट पर मुख्यमंत्री की मुहर लगेगी? क्या केरल स्टोरी पर बैन और सहनशीलता नहीं है? क्या सेंसर बोर्ड का काम अब मुख्यमंत्री करेंगे? अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियन अब कहां गायब हैं? इस बैन को किसी राजनीतिक पार्टी या धर्म के चश्मे से मत देखिएगा, इसे सीधे सीधे अभिव्यक्ति की आजादी के लेंस से देखिएगा। एक फिल्म से इतनी असुरक्षा और इतनी असहनशीलता खतरनाक है। यह भारतीय सिनेमा के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा बिल्कुल भी नहीं। सत्ता में अगली खबर, दिल्ली की उन जेलों पर जो अपराधियों, गैंगस्टर्स और महाठगों के सत्ता के आगे नतमस्तक है। शायद इसलिए आज सिर्फ किताबों में सबसे सुरक्षित जेल के तौर पर दर्ज तिहाड़ के अधिकारियों को दिल्ली हाईकोर्ट की तीखी बातों पर शर्म के कड़वे घूंट पीने पड़े। कोर्ट ने जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर पर जेल अधिकारियों को अपनी बातों से भिगो कर मारा। लेकिन दिल्ली की बाकी जेलों में भी व्यवस्था कैसे वेंटिलेटर पर है, इसके लिए हम आपको मंडोली जेल में बंद 200 करोड़ की ठगी करने वाले महाठग सुकेश चंद्रशेखर की लेटेस्ट चिट्ठियों के बारे में बता देते हैं, जो फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन के प्यार में तड़प रहा है। आपको महाभारत में धृतराष्ट्र के सारथी संजय का किरदार जरूर याद होगा, जो दिव्य दृष्टि से कई किलोमीटर दूर बैठने के बावजूद युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाते थे। सवाल यह है कि क्या जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर के पास भी संजय वाली दिव्य दृष्टि है? क्योंकि जेल की सलाखों में बंद होने के बाद भी सुकेश को सब कुछ पता है। दिल्ली की जेल से वो ये देख लेता है कि मुंबई में जैकलीन ने किस अवार्ड शो में कौन से कपड़े पहनकर किस गाने पर डांस किया। उसे ये भी पता है कि केजरीवाल के घर को लेकर कोर्ट से सियासत तक क्या हलचल मची हुई है। सवाल ये कि आखिर कैसे? जेल में बंद सुकेश के ख्याल में बार बार सिर्फ 2 नाम आ रहे हैं। इनमें पहला नाम है फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का और दूसरा नाम है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। जैकलीन और केजरीवाल का नाम लेकर सुकेश ने जेल से 2 लेटर भी लिखे, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा विरोधाभास है, क्योंकि इसमें एक तो लव लेटर है जो उसने जैकलीन के लिए लिखा, लेकिन दूसरा लेटर बम है जो उसने केजरीवाल पर फोड़ा है और दावा किया है कि जो महंगे महंगे लाखों के फर्नीचर केजरीवाल के घर में है वो उसी ने खरीदे हैं। इन दोनों खबर पर हमने आपके लिए एक दिलचस्प सत्ता की कुंजी तैयार की है। पहले हम एक ठग और एक हसीना की उस स्टोरी की बात करते हैं जिस पर अगर बॉलीवुड का कोई डायरेक्टर स्क्रीन प्ले लिखने बैठे तो एक सुपरहिट फिल्म या वेब सीरीज बन सकती है। इस कहानी का मुख्य किरदार सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद है और फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन को मिस करते हुए लव लेटर लिख रहा है। वैसे सुकेश और जैकलीन का रिश्ता क्या कहलाता है, यह फिलहाल जांच एजेंसियों के लिए गहरी रिसर्च का विषय है। लेकिन जैकलीन फर्नांडिस के नाम लिखे गए लेटर में सुकेश चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस के लिए जो जो शब्द लिखे हैं उन्हें नोट करते हुए, उनका इस्तेमाल करते हुए कोई डायरेक्टर अपनी किसी रोमांटिक फिल्म के डायलॉग में अगर करे तो उसे बड़ा सफलता मिल सकती है। हमारे पास सुकेश चंद्रशेखर का एक पन्ने का वो लेटर मौजूद है जो उसने अपने वकील अनंत मलिक को दिया था और अब वो लेटर न्यूज मित्रों के बीच वायरल हो रहा है। सुकेश ने जेल से जो लेटर जैकलीन फर्नांडिस के लिए लिखा उसका सार यह है कि सुकेश जैकलीन को बहुत मिस कर रहा है। उसकी बातों में, उसके ख्यालों में जो एक नाम ट्रेंड कर रहा है वो है जैकलीन फर्नांडिस। ये दावा हम नहीं बल्कि खुद सुकेश चंद्रशेखर का लेटर कर रहा है। हमने इसी पर आपके लिए एक रील बनाई है जिसे देखने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। माई लव, माई बेबी जैकलिन, माई बोम्मा। मैंने 28 अप्रैल को फिल्म फेयर अवार्ड देखा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम इसमें जबरदस्त थी और तुम्हारी परफॉर्मेंस बेस्ट थी।
उस पूरे अवार्ड शो में तुम्हारा डांस शो स्टॉपर रहा बेबी। तुम बहुत एलिगेंट, क्लासी, सुपर हॉट थी और तुमने मुझे फिर से अपने प्यार में पागल बना दिया है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तुम एक बॉम्ब सुपरस्टार हो मेरी बेबी गर्ल। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो मेरी रानी। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम्हारे जन्मदिन पर मेरे पास एक सुपर सरप्राइज है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ, अब और इंतजार नहीं कर सकता। बेबी मैं चाहता हूँ कि तुम मुस्कुराती रहो। मैं यहाँ हूँ, सच्चाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई। चिंता मत करो बेबी पोट्टा बॉमा, मैं तुम्हें हर पल हर सेकंड प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझे पागलों की तरह प्यार करती हो। आपने गौर किया होगा कि इस लेटर में सुकेश ने दावा किया कि उसने 28 अप्रैल को एक अवार्ड शो में जैकलीन की पूरी परफॉर्मेंस देखी। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे? क्या जेल में यह सब कुछ सुकेश के सामने टेलीकास्ट हो रहा है या फिर सुकेश के लेटर में लिखी गई बातें हवा हवाई और उसके ख्यालों पर ही आधारित एक कल्पना भर है? इस लेटर में सुकेश ने यह भी लिखा कि वो जेल से जैकलीन को उनके जन्मदिन पर एक सरप्राइज देने वाला है जो 11 अगस्त को है। वैसे तो जैकलीन और सुकेश की इस लेटर वाली लव स्टोरी का सच क्या है, ये काम जांच एजेंसियों का है। लेकिन जेल में बैठे सुकेश को जिस तरह से बाहर होने वाले हर एक इवेंट की जानकारी मिल रही है, जैसे उसके लेटर जेल की सलाखों से बाहर निकलकर वायरल हो रहे हैं, वो व्यवस्था पर एक बड़ा गंभीर सवाल जरूर। अब सुकेश चंद्रशेखर पर हमारी सत्ता की दूसरी कुंजी खोलने का वक्त है जो उसके लेटर बम पर आधारित है। और यह लेटर बम उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके आलीशान घर के नाम पर फोड़ा है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक लेटर लिखा है जिसमें उसने केजरीवाल को बहुत धमाकेदार उसने ये बताया दावे किए और वादे किए हैं। लेटर में सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के महलनुमा घर में महंगे फर्नीचर के लिए उसने ही पैसे दिए थे। इस लेटर में सुकेश ने दावा किया कि जो फर्नीचर केजरीवाल के घर में रखे हैं उन्हें खुद केजरीवाल ने पसंद किया, जबकि पेमेंट सुकेश चंद्रशेखर की ओर से किया गया। सुकेश के मुताबिक उसने जो तस्वीरें केजरीवाल को भेजी उन्हें देखकर फर्नीचर को सेलेक्ट किया गया। सुकेश का दावा है कि केजरीवाल के घर में 45 लाख का डाइनिंग टेबल और 18 लाख के शीशे भी उसी ने लगवाए, जबकि जो फर्नीचर और क्रॉकरी केजरीवाल के आलीशान घर में है उसे इटली और फ्रांस से मंगाया गया। सुकेश ने दिल्ली के एलजी को 3 पन्ने की जो चिट्ठी भेजी है उसका एक एक शब्द बहुत विस्फोटक है। हालांकि इसका सच क्या है यह जांच का विषय है, लेकिन गौर से सुनिए सुकेश ने अपने लेटर में केजरीवाल और उनके घर पर क्या क्या दावे किए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के आलीशान घर में जो महंगे फर्नीचर हैं उसे खुद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ने उन तस्वीरों को देखने के बाद सेलेक्ट किया था जो उन्हें व्हाट्सएप और फेस टाइम के जरिए भेजी गई थी। ये सब फर्नीचर मैंने मुंबई और दिल्ली से बिलिंग पर खरीदे थे जिन्हें इटली और फ्रांस से मंगाया गया था। इसे मेरे कर्मचारी ऋषभ शेट्टी और सीधे अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर पहुंचाया गया था। इसी लेटर के तीसरे पन्ने में सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी दावा किया कि अपने आलीशान घर में लगाए जा रहे फर्नीचर को लेकर केजरीवाल बहुत सेलेक्टिव थे। जब सत्येंद्र जैन चेन्नई में उसके घर आए थे तो उन्होंने घर के इंटीरियर की कुछ तस्वीरें खींची और उन्हें केजरीवाल को दिखाया। इसके बाद केजरीवाल सुकेश पर महंगा फर्नीचर ऑर्डर करने का लगातार दबाव बनाते रहे। महाठग सुकेश चंद्रशेखर की यह चिट्ठी ऐसे वक्त में सामने आई है जब केजरीवाल पहले ही अपने महलनुमा घर को लेकर सवालों में घिरे हुए। सुकेश चंद्रशेखर ने सिर्फ ये दावा ही नहीं किया है बल्कि अपने लेटर में वो पूरी की पूरी रेट लिस्ट भी बता रहे हैं। ये रेट लिस्ट उन फर्नीचर्स की है जिसे लेकर सुकेश का दावा है कि पेमेंट उसने किया और इसे केजरीवाल के घर पहुंचाया गया। सुकेश के मुताबिक जो फर्नीचर उसने केजरीवाल के घर के लिए खरीदा उनमें 12 सीटर डाइनिंग टेबल शामिल है जिसकी कीमत 45 लाख रुपए है। 2 बेडरूम के लिए ड्रेसिंग टेबल ली गई जिसकी कीमत 34 लाख रुपए बताई गई। 7 शीशे जिनकी कीमत 18 लाख रुपए होने का दावा किया गया। 30 पीस चादर और तकिए जिनकी कीमत सुकेश चंद्रशेखर ने 28 लाख रुपए बताई है, जबकि सुकेश के मुताबिक केजरीवाल के आलीशान घर में जो दीवार घड़ी लगी है उसकी कीमत भी 45 लाख रुपए है। वैसे सुकेश चंद्रशेखर खुद एक ठग है, इसलिए उसकी बातों पर आंख बंद करके यकीन करना सही नहीं होगा। इसकी सच्चाई का पता लगाने की जिम्मेदारी जांच एजेंसियों की है और हमें यकीन है कि इस मामले में सब अपना काम कट्टर ईमानदारी से करेंगे। देश की बड़ी और अहम खबरों के लिए देखिए सत्ता टॉप 9।
प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। प्रियंका ने कहा कि मोदी जी महंगाई विकास पर चर्चा करते करते पटरी से उतर गए। महंगाई रोजगार की बात छोड़ यहां इंटरनेशनल साजिश की बातें करने लग गए। केंद्र में बीजेपी के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों से उपलब्धियों का ब्यौरा मांगा है। 9 मई तक सभी मंत्रालयों को ये ब्यौरा सबमिट करने को कहा गया है। मोदी सरकार से पहले कैसे हालात थे और अब क्या है, इसको लेकर भी जानकारी मांगी गई है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर शिकंजा कसने के लिए किसानों ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। 10 मई को हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में किसान प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा 21 मई को हरियाणा की सभी खापों की महापंचायत रोहतक में होगी। केरल के मल्लपुरम में बोट हाउस पलटने से 22 लोगों की मौत हो गई है। केरल के सीएम विजयन ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही मामले में न्यायिक जांच करने का आदेश दे दिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा कर रही है। चुनाव से पहले किए वादे को सरकार पूरा नहीं कर रही। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस भेजा है। रिहाई पर कोर्ट ने बिहार सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। मारे गए आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका पर कोर्ट ने ये नोटिस भेजा है। यूट्यूबर मनीष कश्यप को आज सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। साथ ही कोर्ट ने मनीष कश्यप को राहत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा है। एनएसए पर कोर्ट ने संबंधित अथॉरिटी में याचिका दाखिल करने को कहा है। दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट से बाहर जाते वक्त मनीष सिसोदिया ने मीडिया से कहा, बीजेपी वाले कितनी भी कोशिश कर ले, न दिल्ली के काम रुकेंगे न पटपड़गंज के।